कल्पना कीजिए, एक लिफ्ट, लेकिन ये आपके ऑफिस या बिल्डिंग वाली लिफ्ट नहीं है, ये सीधे पृथ्वी से अंतरिक्ष तक जाती है। हाँ, मतलब कोई रॉकेट का शोर नहीं, कोई धमाके वाला लॉन्च नहीं, बस एक केबल और एक एलिवेटर का डब्बा ऊपर जा रहा है। क्या ये सच हो सकता है या सिर्फ फिल्मों की बातें हैं? यही सवाल है और आज हम इसी स्पेस एलिवेटर या अंतरिक्ष लिफ्ट की दिलचस्प अवधारणा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अंतरिक्ष लिफ्ट आखिर है क्या चीज? मतलब आसान शब्दों में। आसान शब्दों में सोचिए, एक बहुत बहुत ही लंबा और अविश्वसनीय रूप से मजबूत केबल। कितना लंबा? पृथ्वी की सतह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, यानी लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर। 36,000 किलोमीटर, बाप रे। और इस केबल का क्या होगा? इस पर बिजली से चलने वाले एलिवेटर, जिन्हें क्लाइंबर कह सकते हैं, वो ऊपर नीचे चलेंगे। सामान ले जाने के लिए या लोग भी। हाँ, सामान और शायद भविष्य में लोग भी अंतरिक्ष तक ले जाना और वापस लाना, एक तरह से अंतरिक्ष के लिए एक सीधा हाईवे समझिए। सुनने में तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ये काम कैसे करेगा, क्या फायदे हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, क्या मुश्किलें हैं? क्या ये वाकई बन सकता है? बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा, इसका आधार है वो केबल। हाँ, वो 36,000 किलोमीटर वाला। हाँ, ये पृथ्वी पर कहीं, शायद भूमध्य रेखा के पास, हो सकता है किसी तैरते हुए प्लेटफॉर्म पर टिका हो, और वहां से सीधा ऊपर अंतरिक्ष में एक स्टेशन या काउंटरवेट तक जाएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, है ना? वो खास ऊंचाई क्यों? 36,000 किलोमीटर ही क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस ऊंचाई पर जो चीजें ऑर्बिट करती हैं, उनकी घूमने की रफ्तार पृथ्वी के घूमने की रफ्तार जितनी ही होती है। अच्छा, तो मतलब जमीन से देखने पर वो केबल का सिरा एक ही जगह दिखेगा, हिलेगा नहीं? बिल्कुल, आसमान में लगभग एक ही जगह टिका रहेगा। इससे एलिवेटर के लिए एक स्थिर रास्ता बन जाता है। और वो काउंटरवेट का क्या काम है, जो और भी ऊपर होगा? उसका काम है वजन डालकर केबल को ऊपर की तरफ खींचना। पृथ्वी के घूमने से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है ना, हाँ, वो और ये काउंटरवेट का खिंचाव मिलकर केबल को हमेशा सीधा और तना हुआ रखते हैं, जैसे पतंग की डोर। समझ गई। तो केबल तन गया, अब उस पर एलिवेटर कैसे चलेंगे? बिजली से। जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है, वैसे ये क्लाइंबर उस केबल के सहारे ऊपर नीचे जाएंगे। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी इतनी ऊपर? सौर ऊर्जा से, या शायद जमीन से लेजर बीम भेजकर। ये क्लाइंबर फिर सामान या यात्रियों को ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा सकते हैं। और ये आइडिया, ये अभी आया है या पुराना है? अरे नहीं, ये तो काफी पुराना है। 19वीं सदी के आखिर में एक रूसी वैज्ञानिक थे, कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने एफिल टावर देखकर इसका आइडिया दिया था। सोचिए, कमाल है। पर तब तो बनाने का सवाल ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। तकनीक और वो खास मटेरियल, वो अब जाकर शायद हमारी पहुंच में आ रहे हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सुनने में तो सीधा लगता है केबल एक लिफ्ट, पर इसके पीछे का विज्ञान, बाप रे। पृथ्वी का घूमना, केबल को ताने रखना, वायुमंडल का असर, अंतरिक्ष का कचरा। हाँ, और फिर हजारों किलोमीटर ऊपर तक सुरक्षित यात्रा, ये आसान नहीं है। इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सवाल पर कि इसकी जरूरत ही क्यों है? मतलब हमारे पास रॉकेट्स तो है ही। हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। What's fascinating here is कि हमें इसकी जरूरत क्यों लग रही है। देखिए, रॉकेट तकनीक ने कमाल तो किया है। हम चांद तक गए, ISS बनाया। हाँ, सैटेलाइट भेजते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी सीमा क्या है? लागत। ओ हाँ, सुना है रॉकेट लॉन्च बहुत महंगे होते हैं। अविश्वसनीय रूप से महंगे। हर लॉन्च में कितना कुछ लगता है, जटिल मशीनें, हजारों टन खास ईंधन। नतीजा, अंतरिक्ष में सिर्फ 1 किलो वजन भेजने का खर्चा हजारों, यहाँ तक कि दसियों हजार डॉलर तक पहुंच जाता है। दसियों हजार डॉलर प्रति किलोग्राम? हाँ, और दूसरी चिंता है पर्यावरण की। हर बड़े लॉन्च से काफी प्रदूषण होता है। गैसें, कण वायुमंडल में जाते हैं। अगर भविष्य में लॉन्च बहुत बढ़ गए तो पर्यावरण पर असर गंभीर हो सकता है। तो अगर हमें अंतरिक्ष तक पहुंचना सस्ता, आसान और टिकाऊ बनाना है, तो रॉकेट से आगे सोचना होगा। यहीं पर स्पेस एलिवेटर आता है। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा आकर्षण यही है, लागत में भारी कमी, अभूतपूर्व कमी। कितनी कमी, कुछ अंदाजा है? अनुमान यह है कि अगर ये बन गया तो सामान भेजने की लागत रॉकेट की तुलना में 90% या शायद 99% तक कम हो सकती है। 99%? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, जरा सोचिए,
आज जहां $10,000 या $20,000 प्रति किलो लगते हैं, वहाँ शायद कुछ $100। एग्जैक्टली कुछ $100 प्रति किलोग्राम। अरे वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। अंतरिक्ष तक पहुँचना मतलब आम हो जाएगा। हाँ, कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि शायद इतना सस्ता हो जाए जितना आज लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा। मतलब ये अंतरिक्ष को लोकतांत्रिक बना सकता है। लोकतांत्रिक मतलब सिर्फ सरकारों या बड़ी कंपनियों का खेल नहीं रहेगा। छोटे बिजनेस, यूनिवर्सिटीज, शायद आम लोग भी पहुंच सकेंगे। अच्छा, तो फिर क्या क्या हो सकता है? सोचिए, सैटेलाइट लॉन्च करना कितना आसान और सस्ता हो जाएगा। मंगल या चांद पर बस्तियां बनानी हो तो? हाँ, सामान भेजना बहुत मुश्किल और महंगा है अभी तो। बिल्कुल, इससे भारी सामान, सप्लाई सब नियमित रूप से भेजना संभव होगा। और अंतरिक्ष पर्यटन? हाँ, वो तो अभी सिर्फ बहुत अमीर लोग ही कर पाते हैं। शायद तब ऐसा ना हो। कल्पना कीजिए, आप एक आरामदायक कैबिन में बैठे हैं, खिड़की से पृथ्वी नीचे छोटी होती जा रही है, नीला हरा गोला। वाह, लेकिन ये सफर तेज नहीं होगा, है ना? रॉकेट जैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीमा होगा। शायद कई दिन लगें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचने में, हफ्ते भी लग सकते हैं। एक धीमी स्थिर चढ़ाई। हाँ, शायद क्रूज शिप जैसा अनुभव हो, हवाई जहाज जैसा नहीं। ये तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। पर अगर लागत इतनी कम हो गई तो अंतरिक्ष में क्या कुछ नहीं हो सकता? बड़े सोलर फार्म्स, क्षुद्र ग्रहों से खनिज लाना। अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। हाँ, अब आते हैं मुश्किलों पे। Here's where it gets really interesting. सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? केबल, वो 36,000 किलोमीटर लंबा केबल, वही सबसे बड़ी तकनीकी बाधा है। हाँ, जरा सोचिए, इतना लंबा धागा, उसे अपना वजन भी संभालना है, नीचे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर उस पर चलने वाले क्लाइंबर का वजन और तनाव, और साथ ही उसे हल्का भी होना पड़ेगा। हल्का क्यों? वरना वो अपने ही वजन से टूट जाएगा। अच्छा, तो मतलब आज के मटेरियल काम नहीं आएंगे? स्टील, कार्बन फाइबर? नहीं, आज के सबसे मजबूत मटेरियल भी, जैसे हाई टेंसाइल स्टील हो या एडवांस कार्बन फाइबर, वो भी इतने लंबे केबल के लिए काफी मजबूत नहीं है। अपने ही वजन से टूट जाएंगे। हाँ, अगर आप उनसे इतना लंबा केबल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बीच में ही कहीं टूट जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले ही। तो फिर कैसे बनेगा ये केबल? यहीं पर आते हैं भविष्य के मटेरियल, वंडर मटेरियल कह सकते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसके लिए हमें आज मौजूद किसी भी चीज से कहीं ज्यादा मजबूत और हल्के पदार्थ की जरूरत होगी। और वो क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी है कार्बन नैनोट्यूब्स यानी CNTs पर, या फिर ग्राफीन पर। कार्बन नैनो ट्यूब, ये क्या होता है? ये कार्बन के परमाणुओं से बनी बहुत ही बारीक खोखली नलियां होती हैं। सोचिए, ग्रेफाइट की एक परत को मोड़कर नली बना दी, पर ये नली सिर्फ कुछ नैनोमीटर मोटी होती है। नैनोमीटर मतलब बहुत ही पतली। हाँ, और इनकी खासियत है इनकी बनावट लगभग परफेक्ट। इसी वजह से ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। कितनी मजबूत? सैद्धांतिक रूप से स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत, और वजन में स्टील से कहीं ज्यादा हल्की। ग्राफीन भी ऐसा ही है, कार्बन की एक परमाणु जितनी मोटी परत, और वो भी कमाल की मजबूत और हल्की। तो क्या ये बन गए हैं? क्या हम इनसे हजारों किलोमीटर लंबा केबल बना सकते हैं? हाँ और नहीं। मतलब लैब में तो उच्च गुणवत्ता वाले CNTs और ग्राफीन बने हैं, उनकी मजबूती नापी भी गई है। लेकिन चुनौती है इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में बनाना, फैक्ट्री लेवल पर, और फिर इन नन्ही नन्ही ट्यूब्स को जोड़कर या बुनकर एक हजारों किलोमीटर लंबा, एक जैसा, बिना किसी कमी वाला केबल बनाना। ओह, ये तो बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चुनौती लगती है। बिल्कुल, इसी पर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। पर क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में? मतलब कोई ठोस प्रगति, या सब थ्योरी ही है? नहीं, काम चल रहा है, खासकर जापान में। जापान? हाँ, वहाँ कुछ कंपनियां और यूनिवर्सिटीज CNT तकनीक पर बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। उन्होंने छोटे पैमाने पर प्रोटोटाइप के टेस्ट भी शुरू किए हैं। जैसे अंतरिक्ष में छोटे सैटेलाइट के बीच केबल फैलाकर उस पर क्लाइंबर चलाने का प्रयोग, ये देखने के लिए कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में ये कैसे काम करता है। पानी के नीचे भी मॉडल टेस्ट कर रहे हैं, तनाव देखने के लिए। अच्छा, तो कोशिशें हो रही हैं। क्या कोई अंदाजा है कि ये कब तक बन सकता है? कोई टाइमलाइन? If we connect this to the bigger picture, कुछ बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। जापान की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ओबायाशी कॉर्पोरेशन। हाँ, ओबायाशी। उन्होंने तो घोषणा की थी कि उनका लक्ष्य है
2050 तक एक काम करने वाला स्पेस एलिवेटर बनाना। 2050 ये तो बहुत जल्दी नहीं दिखता, इतनी बड़ी चुनौती देखते हुए। बिल्कुल, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद ये ज्यादा ही आशावादी है, लेकिन ये घोषणा ये दिखाती है कि कम से कम कुछ गंभीर खिलाड़ी इसे निकट भविष्य में संभव मान रहे हैं और इस पर पैसा लगाने को तैयार है। क्या और भी कोई काम कर रहा है इस पर? नासा? हाँ, नासा भी इससे जुड़ी तकनीकों पर रिसर्च फंड करती रही है, खासकर मटेरियल साइंस और क्लाइंबर डिजाइन पर। चीन भी इस क्षेत्र में रुचि दिखा रहा है। तो मतलब एक तरह की रेस चल रही है। हाँ, कह सकते हैं, एक धीमी गति वाली नई स्पेस रेस। रॉकेट के साथ साथ अब शायद लिफ्ट बनाने की भी रेस। ये दिलचस्प है कि बड़ी शक्तियां और कंपनी ऐसे गंभीरता से ले रही हैं। हाँ, क्योंकि वो समझती हैं कि अंतरिक्ष तक सस्ती और नियमित पहुंच का आर्थिक और सामरिक महत्व कितना ज्यादा है। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, एक बड़ा बिजनेस अवसर भी हो सकता है। लेकिन 2050 ये सच में हो पाएगा? कहना मुश्किल है। मटेरियल साइंस में कब बड़ी सफलता मिलेगी, इंजीनियरिंग की हजारों दिक्कतें कैसे हल होंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके लिए खरबों डॉलर का जो भारी निवेश चाहिए वो कभी हो पाएगा? हाँ, ये भी तो है। तो हाँ, ये अभी भी काफी हद तक एक सपना है, लेकिन ऐसा सपना जिस पर काम चल रहा है। क्या पता अगली पीढ़ी सच में रॉकेट के बजाय लिफ्ट से अंतरिक्ष जा रही हो। तो कुल मिलाकर ये है अंतरिक्ष लिफ्ट का रोमांचक विचार। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, एक सीधा, सस्ता और लगातार चलने वाला रास्ता। हाँ, रॉकेट के धमाकों और कंपन की जगह एक शांत, स्थिर, धीमी यात्रा जो शायद कई दिन चले, धीरे धीरे हमें सितारों के करीब ले जाए। बिल्कुल। और अगर ये हकीकत बना तो इसका असर बहुत गहरा होगा। जैसा हमने कहा, ये अंतरिक्ष यात्रा को शायद लोकतांत्रिक बना दे, मतलब ज्यादा लोगों की पहुंच में ला दे। हाँ, और बड़े पैमाने पर अंतरिक्ष के इस्तेमाल के नए दरवाजे खोल दे, जैसे क्षुद्र ग्रहों से खनिज लाना, अंतरिक्ष में बड़े सोलर पावर स्टेशन बनाना, या मंगल और चांद पर बस्तियां बसाने के लिए सामान भेजना। ये सब कहीं ज्यादा आसान और संभव लगने लगेगा। लागत में कमी, वही सबसे क्रांतिकारी बात है। बिल्कुल, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल आखिर में वही रहता है, क्या ये अद्भुत सपना कभी सच होगा या हमेशा साइंस फिक्शन ही रहेगा? क्या वो मटेरियल मिलेगा? क्या इंजीनियरिंग की बाधाएं पार होंगी? क्या दुनिया इस पर इतना बड़ा दांव लगाएगी? तो आज हमने अंतरिक्ष लिफ्ट के विचार को खंगाला। वो 36,000 किलोमीटर लंबा केबल पृथ्वी से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक। हमने जाना कि इसके लिए कार्बन नैनो ट्यूब जैसे भविष्य के मटेरियल चाहिए, जो स्टील से 100 गुना मजबूत और बहुत हल्के हों। और हमने इसकी सबसे बड़ी संभावना पर बात की, लागत को 99% तक कम करने की क्षमता, जिससे शायद अंतरिक्ष यात्रा ट्रेन जितनी सस्ती हो जाए। और ये भी देखा कि जापान की उबायाशी कॉर्पोरेशन 2050 का लक्ष्य लेकर चल रही है। हाँ, और नासा और चीन भी इस पर नजर रखे हुए हैं। So what does this all mean? शायद यही कि हम इंसान अंतरिक्ष के साथ अपने रिश्ते में एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हो सकते हैं। रॉकेट युग के बाद शायद एक ज्यादा टिकाऊ और सस्ता लिफ्ट युग हो सकता है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये तकनीक हकीकत बन जाती है और इंसान आसानी से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाता है, तो पृथ्वी की सीमाओं से परे मानव विस्तार किस हद तक संभव होगा? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ यात्रा, व्यापार या संसाधन जुटाने तक रहेगा, या ये मानवता के भविष्य को ही बदल देगा, हमें सचमुच एक मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बना देगा? और अगर ऐसा हुआ तो उसके सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक असर क्या होंगे? बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।